स्वागत सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म दृष्टि एग्रीकल्चर पर और नेमरा सुंडा बुक सीरीज़ के लेक्चर्स में व्याख्यानमाला में आप लोग का पुनः स्वागत है। आज से हम एक नए टॉपिक या नए एक चैप्टर की ओर बढ़ रहे हैं। नेमरा सुंडा बुक में चैप्टर सेकंड है आपका सस्य विज्ञान यानी कि एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी क्या है? एक आपका क्या है, एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है, ठीक, जो दो शब्दों से बना है, ठीक है, एग्रोस और नोमोस, ठीक है। एग्रो का मतलब क्या है, ग्रोस क्या मतलब है, फील्ड यानी कि खेत, और नोमोस का मतलब प्रबंधन करना, ठीक। तो ये मैंने एक वीडियो में जितने भी सारे आपके टर्म हैं उनके बारे में बताया है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसके अंतर्गत पहला क्या है शब्द, मौसम विज्ञान यानी कि मेट्रोलॉजी, ठीक है, मेट्रोलॉजी। तो यहाँ पर लिखा है कि यह एक ग्रीक शब्द मेट्रोस से बना है। क्या है? मेट्रोलॉजी क्या है? ग्रीक शब्द है, ठीक। तो यह क्या है? ग्रीक शब्द मेट्रोस से बना है। मेट्रोलॉजी किससे बना है? ग्रीक शब्द मेट्रोस से बना है। और जलवायु विज्ञान में मौसम में घटित घटनाओं का विश्लेषण किया जाता है, उनका अध्ययन किया जाता है, यानी कि इट रिफर्स टू द एनालिसिस ऑफ ऑल द जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, ठीक है, उनका इसमें विश्लेषण करते हैं, उनका अध्ययन करते हैं। किसके अंतर्गत? जलवायु के अंतर्गत। अब यहाँ पर लिखा है WMO यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन। WMO, W स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड, M का मतलब क्या है, मेट्रोलॉजी, और O का मतलब क्या है, ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कहाँ पर है? ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो एक नंबर का क्वेश्चन यदि पूछा जाए कि WMO यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर है, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। उसके बाद IMD यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट की स्थापना 1875 में पुणे में हुई थी। पुणे यानी कि महाराष्ट्र में जो स्थित है, ठीक है। तो IMD इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट की स्थापना कब हुई थी? 1875 में पुणे महाराष्ट्र में। फिर उसके बाद IAMD इंडियन एग्रीकल्चरल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट की स्थापना, ठीक है। अब पहला क्या है, IMD की स्थापना कब हुई थी? 1875 में। अब इसका फुल फॉर्म क्या है? इंडियन मेट्रोलॉजिकल या मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट। उसके बाद क्या है आपका IAMD, ठीक है। तो इंडियन एग्रीकल्चरल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट की स्थापना 1932 यानी कि 1932 में दिल्ली में हुई थी, ठीक है। उसके बाद देखिए मौसम क्या है, उससे संबंधित कुछ तथ्य देख लेते हैं। तो किसी निश्चित स्थान पर एक समय में उपस्थित वायुमंडल की दशाओं या आकस्मिक घटनाओं को मौसम कहते हैं। मतलब एक निश्चित समय पर, एक निश्चित स्थान पर, ठीक है, एक निश्चित स्थान पर एक निश्चित समय में, ठीक है, कोई भी स्थान होगा, ठीक है, वहाँ पर एक निश्चित समय में उपस्थित वायुमंडल की जो दशाएँ हैं या जो घटनाएँ हैं उनका क्या बोलते हैं? उनको मौसम कहते हैं। उसके बाद मौसम क्या है? एक छोटे क्षेत्र एवं बहुत कम समय के लिए होता है। मौसम क्या होता है? एक छोटे से क्षेत्र में बहुत कम समय के लिए होता है। और जैसे एक गांव, जिले में एक दिन, एक सप्ताह, एक माह आदि की वातावरणीय घटनाएं। मतलब कि मौसम क्या होता है? ये परिवर्तनशील है। क्या होता है? कम समय के लिए होता है, मतलब कि अल्पकाल का होता है और ये बदलता रहता है। आगे बिंदु क्या लिखा है? यह वायुमंडल की क्षणिक अवस्था का प्रतीक है जो कि निरंतर क्या है? परिवर्तनशील है, यानी कि बदलता रहता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं जलवायु। जलवायु क्या है? यानी कि क्लाइमेट। जलवायु क्या है? यह एक ग्रीक भाषा के क्लाइमा शब्द से बना है जिसका अर्थ स्लोप और लैटिट्यूड है, ठीक है। क्लाइमेट यानी कि जलवायु किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द क्या है? क्लाइमा से बना है और जिसका अर्थ क्या है? स्लोप और लैटिट्यूड, ठीक। यह किसी निश्चित क्षेत्र के दीर्घकालीन वायुमंडलीय या मौसम की दशाओं का योग
जो बृहद क्षेत्र के लिए एवं कई वर्षों का औसत होता है। अब यहाँ पर बात करते हैं। देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि किसी निश्चित क्षेत्र में दीर्घकालीन वायुमंडलीय दशाएं यानी कि बहुत ही लंबे समय तक, ठीक है, कई वर्षों की जो वायुमंडलीय अवस्थाएं हैं या दशाएं हैं मौसम की, उनके योगों से क्या बनता है, जलवायु बनती है। तो जलवायु क्या है, एक दीर्घकालीन मौसमी दशाओं का योग होता है, ठीक है, किसी बृहद क्षेत्र के लिए, और ये कई वर्षों का क्या होता है, एक औसत होता है, एक एवरेज होता है। उसके बाद यहाँ पर लिखा है कि वेस्ट जलवायु यानी कि माइक्रो क्लाइमेट, ठीक है, माइक्रो एंड मैक्रो दो टाइप से इसको क्लासिफाई कर सकते हैं आप। तो वेस्ट जलवायु, यहाँ पर माइक्रो की बात की जा रही है, तो पृथ्वी के समीपवर्ती जलवायु जहाँ पादप एवं जंतु निवास करते हैं, वेस्ट जलवायु या सूक्ष्म जलवायु कहलाती है, यानी कि माइक्रो क्लाइमेट। कि माइक्रो क्लाइमेट क्या है, मतलब कि पृथ्वी के समीप यानी कि पृथ्वी के पास जहाँ पर प्लांट और एनिमल रहते हैं, निवास करते हैं, तो वहाँ की जलवायु को हम क्या बोलते हैं, माइक्रो क्लाइमेट यानी कि सूक्ष्म जलवायु। उसके बाद अगला बिंदु लिखा है आपका समष्टि जलवायु यानी कि मैक्रो क्लाइमेट, ठीक है। यहाँ पर पूरी बड़े क्षेत्र की बात की जाएगी, बृहद क्षेत्र पर, व्यापक क्षेत्र पर। तो यह पृथ्वी की सतह से कुछ मीटर ऊपर तक विद्यमान रहती है, ठीक है, पृथ्वी की सतह से कुछ ऊपर। लेकिन जो वेस्ट जलवायु माइक्रो क्लाइमेट है, पृथ्वी की सतह पर जो जंतु और पादप रहते हैं उनसे संबंधित है। आगे देखते हैं। अब अगला टर्म है वायुमंडल। वायुमंडल को इंग्लिश में एटमॉस्फेयर कहते हैं। वायुमंडल क्या है, यह रंगहीन, गंधहीन एवं स्वादहीन गैसों का आवरण है, एक कवच है जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है। यानी कि वायु प्लस मंडल, यहाँ पर शब्द से ही है वायु धन मंडल, यानी कि वायु से बना हुआ एक मंडल है, ठीक है, जो कैसा है, रंगहीन है, गंधहीन है, स्वादहीन है, ठीक है। और यहाँ क्या लिखा है, वायुमंडल की समुद्र से औसत ऊंचाई कितनी है, 1600 किलोमीटर। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर की जो समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है, तो 1600 किलोमीटर। फिर उसके बाद वायुमंडल की समुद्र से ऊंचाई को अल्टीट्यूड कहते हैं, जो रेलवे स्टेशन पर अंकित होता है, ठीक है, रेलवे स्टेशन पर ये अंकित होता है। उसके बाद यहाँ पर लिखा है ऊंचाई के साथ तापमान में भिन्नता, यानी कि जैसे जैसे ऊंचाई में बढ़ते जाएंगे या घटते जाएंगे, ठीक है, तो उसमें टेम्परेचर में क्या डिफरेंस आएगा, क्या भिन्नता दिखाई देगी, तो उसके बारे में देखते हैं। तो भिन्नता के आधार पर वायुमंडल को 4 भागों में बांटा गया। यानी कि जैसे जैसे हम ऊंचाई में बढ़ते हैं या घटते हैं, तो उस हिसाब से उसके आधार पर वायुमंडल को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। कितने, 4 भागों में, जिसमें से पहला भाग आपके समक्ष लिखा हुआ है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल को इंग्लिश में ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रोपोस्फेयर। तो यह वायुमंडल के सबसे नीचे की सतह है, यानी कि हम नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे नीचे की सतह क्या है, ट्रोपोस्फेयर, जिसको क्षोभ मंडल भी बोलते हैं। इसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई 8 से 18 किलोमीटर, यानी कि 8 किलोमीटर ध्रुवों पर व 18 किलोमीटर भूमध्य रेखा पर, यानी कि जो भूमध्य रेखा है, ठीक है। उसके बाद इस मंडल से ऊंचाई के साथ तापमान में प्रति किलोमीटर 6.5 डिग्री सेल्सियस गिरावट आती है, जिसे ताप ह्रास दर यानी कि लैप्स रेट कहते हैं। ताप मतलब टेम्परेचर, ह्रास मतलब कमी, दर मतलब रेट, यानी कि जैसे जैसे ऊंचाई में हम बढ़ते हैं, ठीक है, सबसे नीचे स्तर है, निचली स्थल मतलब कि ये मंडल है वायुमंडल का, और जैसे जैसे हम क्या करते हैं, ऊपर की ओर बढ़ते हैं, तैसे तैसे कितना 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान में गिरावट आती है। उसके बाद मौसम संबंधी घटनाएं, बादल बनना, वर्षा होना, तूफान, ओलावृष्टि आदि इसी में होते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि बादल का बनना, बारिश होना, ये सब किस मंडल के अंतर्गत आती है, तो ये क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फेयर में आती है। उसके बाद यह वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है, जिससे कुल वायुमंडल का लगभग
85% भार होता है, ठीक है, जिसका क्या होता है टोटल वायुमंडल इनकी टोटल एटमॉस्फेयर का कितना प्रतिशत भाग है या प्रतिशत भार होता है, तो 85%, ठीक है, सबसे ज़्यादा है ट्रोपोस्फेयर। फिर उसके बाद आपका दूसरा है समतापमंडल। सम मतलब समान, ताप मतलब टेम्परेचर। यहाँ पर टेम्परेचर क्या होता है समान रहता है, इसको बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। क्या बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। इससे पहले ट्रोपोस्फेयर देखा था हमने, अब इसके बाद बात करेंगे स्ट्रेटोस्फेयर। तो इस मंडल की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई कितनी होती है 18 से 50 किलोमीटर। इससे पहले मैंने आपको बताया था ट्रोपोस्फेयर, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 8 से 18 किलोमीटर होती है। इसमें ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि होती है तथा सबसे गर्म मंडल है, ठीक है। क्या है सबसे गर्म मंडल इसे बोला जाता है। इस मंडल में प्रमुख प्रकाश रासायनिक यानी कि फोटोकेमिकल अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं। तो 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था AFO के एग्ज़ाम में कि जो एटमॉस्फेयर है उसका क्लासिफिकेशन है, तो स्ट्रेटोस्फेयर में सबसे ज़्यादा कौन सी केमिकल रिएक्शन होती है, तो फोटोकेमिकल रिएक्शन संपन्न होती। तो इसकी निचली सतह इनकी 20 से 30 किलोमीटर में ओजोन गैस पाई जाती है। यानी कि जो समतापमंडल है इसकी भी क्या होती हैं कि एक मतलब कि ऊपरी सतह क्या हो गई, फिर मध्य की सतह और निचली सतह। तो निचली सतह में क्या होता है 20 से 30 किलोमीटर ओजोन गैस पाई जाती है, जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी यानी कि अल्ट्रावायलेट विकिरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती हैं। इसलिए इस समतापमंडल की निचली सतह को ओजोन मंडल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं ओजोन मंडल भी कहते हैं, तो इसलिए इसको ओजोन मंडल भी कहा जाता है। उसके बाद आगे देखते हैं, आगे लिखा है वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई डोप्सन इकाई द्वारा ज्ञात की जाती है। तो ये भी 1 नंबर का इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो वायुमंडल है उसकी जो निचली स्तर है, निचला परत है, ठीक है, तो उसको ओजोन मंडल बोलते हैं। और ओजोन परत की जो मोटाई थिकनेस की जो इकाई है मापन की उसको डोप्सन कहते हैं। क्या बोलते हैं डोप्सन, याद रखिएगा। उसके बाद ओजोन परत का क्षीण होना ही ओजोन छिद्र कहलाता है, ठीक। उसके बाद अगला बिंदु क्या है, मुख्यतः ओजोन परत का क्षरण क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC से होता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि ओजोन परत का जो क्षरण होता है, ठीक है, जो डिग्रेडेशन होता है, ठीक है, वो किसके कारण होता है CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा होता है। फिर उसके बाद आपका तीसरा मंडल आता है मध्य मंडल यानी कि मीजोस्फेयर। इससे पहले आपने स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, क्षोभ मंडल, समतापमंडल और मध्य मंडल यानी कि मीजोस्फेयर देखेंगे। अब तो समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 50 से 80 किलोमीटर होती है। पहले मैंने बताया 8 से 18, फिर 18 से 50, फिर 50 से 80 किलोमीटर मध्य मंडल की होती है। इस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में अत्यधिक गिरावट होता है, ठीक। उसके बाद तापमंडल आता है थर्मोस्फीयर या एक्सोस्फीयर। तो यह पृथ्वी की सतह से औसतन 80 से 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। इसकी निचली सतह में पृथ्वी की सतह से 8 से 300 किलोमीटर ऊंचाई तक रेडियो विकिरणें पाई जाती हैं, इसलिए इसे आयन मंडल यानी कि आयनोस्फीयर भी कहते हैं, और जिससे संचार प्रणाली संचालित होती है। इस परत में ऊंचाई के साथ वापसी तापमान बढ़ता है, ठीक है, वापस तापमान बढ़ता है। वायुमंडल, अगला बिंदु क्या है, वायुमंडल एवं मृदा में उपस्थित वायु का गैसीय संगठन, ठीक है। तो वायुमंडल के मुख्य गैसें जैसे नाइट्रोजन बेसिकली 78% है लगभग में, ऑक्सीजन है, आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। अन्य गैसें जैसे ओजोन, हीलियम, नियॉन, जियॉन, क्रिप्टॉन, हाइड्रोजन अक्रिय गैसें, ठीक है। हीलियम, नियॉन, जियॉन, क्रिप्टॉन क्या है अक्रिय गैसें हैं। मृदा में CO2 वायुमंडल की अपेक्षा 8 से 10 गुना अधिक पाई जाती है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहाँ पर नाइट्रोजन देखिए वायुमंडल में कितनी है 78.08 और मृदा में कितनी है तकरीबन 79.20। फिर ऑक्सीजन की बात करें तो 20.95 लगभग 21%, और मृदा में 20.60, ठीक, प्रतिशत। आर्गन की अगर बात करें तो वायुमंडल में 0.93% और मृदा में आर्गन क्या है एब्सेंट है, अनुपस्थित है। CO2 की बात करें तो
तो CO2 वायुमंडल में 0.03%, 300 से लेकर 360 ppm पार्ट्स पर मिलियन एक मापन की इकाई है कंसंट्रेशन की। मृदा में अगर बात करें तो 0.25 से 0.30 यानी कि 300 ppm ये मृदा में इसके कंसंट्रेशन होता है। फिर उसके बाद तापमान ज्ञात करने की इकाइयों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले इकाई क्या है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, सेल्सियस, डिग्री, फ़ारेनहाइट, र्यूमर, सब क्या है तापमान मापने की इकाइयाँ हैं। तो सेल्सियस क्या है, इसमें पानी का जमाव बिंदु यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट जितने पर जम जाता है तो वो 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर एवं उबाल बिंदु यानी कि बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस पर होता है। आगे देखते हैं, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में बदलने का सूत्र क्या होता है। C बराबर F-32/32 गुणे 5/9 होता है। दूसरा क्या है, फ़ारेनहाइट, इसमें पानी का जमाव बिंदु 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर और जो बॉइलिंग पॉइंट उबाल बिंदु 212 फ़ारेनहाइट पर होता है। सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में बदलने का सूत्र F बराबर C गुणे 9/5 + 32 होता है। अगर केल्विन की बात की जाए तो यह तापमान ज्ञात करने की निरपेक्ष इकाई है, एब्सोल्यूट इकाई है, यूनिट है। जल का यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि जमाव बिंदु कितना 273 डिग्री केल्विन और बॉइलिंग पॉइंट यानी कि उबाल बिंदु 373 डिग्री केल्विन होता है। केल्विन का सूत्र K बराबर C + 273 होता है, यानी कि कन्वर्जन का बदलने का। तापमान ज्ञात करने के यंत्र जैसे अधिकतम तापमापी मैक्सिमम थर्मामीटर, इसमें कांच की ट्यूब में पारा भरा रहता है। दिन में अधिकतम तापमान 2 से 4 पर मापा जाता है। उसके बाद न्यूनतम तापमापी, ठीक है, न्यूनतम तापमान सुबह के 4 से 6 पर मापा जाता है। ठीक है, इसकी कांच की ट्यूब में अल्कोहल भरा रहता है और अधिकतम तापमापी में पारा भरा रहता है। ठीक है, तो मृदा तापमापी सॉइल थर्मोमीटर यह एक मरकरी से भरी कांच की ट्यूब होती है तथा इससे मृदा तापमान ज्ञात किया जाता है। थर्मोकपल, ठीक है, यह भी मृदा तापमान ज्ञात करने में प्रयुक्त होते हैं। और ठीक है, इंफ्रारेड थर्मामीटर, ठीक है, तो इससे पौधे की पत्तियों एवं मंडप यानी कि कैनोपी का बिना संपर्क किए तापमान नापता है। खरीफ की फसलों के लिए औसतन तापमान 31 डिग्री सेंटीग्रेड से 37 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए, जबकि रबी की फसलों के लिए इष्टतम तापमान 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए। फिर यहाँ पर लिखा है कि फसलों में निम्न तापमान से होने वाली क्षति जैसे चीलिंग क्षति, ठीक है, यानी कि जब जमाव बिंदु यानी कि जब मतलब कि बर्फ़ जम जाए तो 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड अगर ताप है तो उससे ऊपर तापमान से होने वाली क्षति को बोलते हैं चिलिंग क्षति। फ्रीजिंग क्षति या पाला पड़ना, तो जमाव बिंदु यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड से जब नीचे तापमान चला जाता है तो उससे क्या होता है, पाला पड़ता है, फ्रीजिंग होती है। तो इससे क्या होता है, फसल पर प्रभाव पड़ता है, यानी कि उसका जो कह सकते हैं जो जीव द्रव्य है वो जम जाता है। ठीक, अगला बिंदु क्या है, पाले से बचाव के उपचार जैसे शाम के समय सिंचाई करनी चाहिए, खेत के उत्तर पश्चिम किनारे पर धुआं करनी चाहिए, फसल में बार बार बिना अंतराल के सिंचाई करनी चाहिए और 0.1% गंधक यानी कि H2SO4 के अम्ल का छिड़काव करना चाहिए। तो ये थे पाले से बचाव के उपचार। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।